हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और यूपी टेट की तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो हम लोग जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि जो है यहाँ से 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर देखने चल रहे हैं। ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा प्रत्यय दिया। तो ये बहुविमात्मक प्रज्ञा प्रत्यय जो है हावर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। ये बहुविमात्मक प्रज्ञा या इसी को ही बहुबुद्धि सिद्धांत बोलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। ये 1983 में प्रतिपादित किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुप्रकारीय होता है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो नंबर 1 वैयक्तिक बुद्धि, नंबर 1 वैयक्तिक पर बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और वैयक्तिक स्वबुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल बुद्धि जैसे कि राजनेता हो गए, शिक्षक हो गए, वकील हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, इन लोगों के पास जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। और वैयक्तिक स्वबुद्धि यानी कि स्वयं के विषय में जानना, तो ये स्वबुद्धि होता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस स्वयं के विषय में जानना, और ये इंटरपर्सनल दूसरों के विषय में जानना। संगीतज्ञ बुद्धि, ये संगीतज्ञ जो सिंगर हैं, इन लोगों के पास जो है जो संगीत बनाते हैं ये संगीतज्ञ होते हैं। शारीरिक गतिकी बुद्धि, जैसे एथलीट हो गए, एथलीट में जैसे विराट कोहली हो गए और उसेन बोल्ट हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ऐसे लोग शारीरिक गतिकी इंटेलिजेंस होते हैं। यानी कि जो है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो जो है शारीरिक गतिकी इंटेलिजेंस कहलाते हैं। स्थानिक बुद्धि, जिसको स्थानीय इंटेलिजेंस के विषय में अधिक जानकारी होता है, वो स्थानिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि जो मैथमेटिशियन होते हैं उनके पास जो है तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है। भाषाई बुद्धि, जैसे जो भाषाविद होते हैं जिनके पास जिनको 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, कई भाषा लैंग्वेज जो है का ज्ञान होता है, उन्हें लैंग्वेज इंटेलिजेंस या भाषाई बुद्धि कहते हैं। प्राकृतिक बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको नेचुरल प्रकृति के विषय से ज़्यादा लगाव हो, ज़्यादा जानकारी हो, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, झरना, ये सब जो है प्रकृति से ज़्यादा लगाव हो, ऐसे लोग जो है प्राकृतिक बुद्धि अपने पास रखते हैं, यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस उनके पास होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अब हम लोग देखते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हम लोग जो है डिसलेक्सिया के विषय में पूरा डिटेल में देखते हैं। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है। तो जो है डिसलेक्सिया से जो ग्रसित होते हैं उनको जो है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, ऐसी समस्या होती है डिसलेक्सिया से जो पीड़ित होते हैं या अधिगम अक्षमता विकार से जो ग्रसित होते हैं, उन्हें जो है इन जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाले
ध्वनियों को न पहचान पाना और शब्दों को उल्टा अक्षरों का क्रम इधर उधर कर कर पढ़ा जाना, यानी कि जो है यम को जो है डब्लू पढ़ना, डब्लू को यम पढ़ना, ऐसे जो है ढेर सारी इन लोगों को जो है जैसे कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे कि शब्द को ही जो है उल्टा पुल्टा कर कर पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो निम्न में से बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, तो बिल्कुल करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये सही है, तो ये सही नहीं होगा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो समावेशी कक्षा में निःशक्त बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नहीं देना चाहिए, तो ये नहीं देना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसे क्वेश्चन में दिया है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो पेपर में ये भी देख लेना है कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। नहीं है पूछा है कि या उसके विषय में पूछा है, तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो लोग पॉजिटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर दे देंगे, नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर दे देते हैं। तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा डिटेल में देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्न होनी चाहिए, जैसे नंबर 1, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों के वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। रोक देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, गलत हो गया। अनुमति नहीं देनी चाहिए, अनुमति देना चाहिए, तो ये भी गलत हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा और हम क्वेश्चन के साथ पूरा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो इसका एक्सप्लेनेशन इसके क्वेश्चन के साथ में दिया गया है उसको भी डिटेल में पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखेंगे आप लोगों का ढेर सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड शारीरिक विकास से, बिल्कुल शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से। बच्चे का जो ग्रोथ है ये शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शारीरिक और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से और यहाँ तक
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। और आप लोग देखेंगे हमारे साथ पूरा 30 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि यहीं से एग्ज़ाम में पूरे लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा पूरा 30 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये गर्भावस्था से, प्री नेटल स्टेज, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ध्यातव्य है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में निरंतर चलती रहती है। यानी कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भाधान से शुरू हो जाता है, मतलब प्रारंभ गर्भाधान से ही हो जाता है मानव विकास का। तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक जो है ये गेने साहब हैं, R.M. गेने साहब। कौन है? गेने साहब, R.M. गेने साहब द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। E.L. थॉर्नडाइक एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, इसके लेखक हैं। एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, इसके लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। B.F. स्किनर साहब, इसके लेखक हैं B.F. स्किनर साहब द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर के लेखक हैं। B.F. स्किनर साहब द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर के लेखक हैं। I.P. पावलोव साहब जो है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस व लेक्चर ऑफ कंडीशंस, इसके लेखक जो है पावलोव साहब। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जो है बढ़िया से जो है आप लोग तैयार कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन बढ़िया से सुनिएगा। और एक बार देखने के बाद आप दोबारा भी इसको देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध अवस्था है। ये किसने कहा था? तो ये रास साहब ने कहा था। तो किशोरावस्था किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला, विरोध की अवस्था है। जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति व्यवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के विचार के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, इनके जो थॉट है ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे स्टैनले हॉल का ये जो थॉट है, जरसील्ड का, और ये क्रो, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है इसको आप लोग एक कॉपी नोट्स बना के इसको जो है लिख के रख सकते हैं, और एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9, सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कुल कितने समय लगता है? टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इंडियन माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट लगता है। कितना लगता है? 36 मिनट लगता है। तो अब हम लोग जो है इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव डिटेल में देख लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट होती है। इसका विभाजन निम्न प्रकार से, पाठ योजना निर्माण इसमें 6 मिनट लगता है, पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट का होता है। और शिक्षण जो है 6 मिनट का होता है, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट का होता है, पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट का होता है, पुनः शिक्षण 6 मिनट का होता है, पुनः प्रतिपुष्टि ये 6 मिनट का होता है। और टोटल ये 36 मिनट का जो है माइक्रो टीचिंग होता है। और इसका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसका पूरा क्रम भी तैयार कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट पे पाठ योजना आ गया, सेकंड पे शिक्षण हो गया। पहले आप पाठ योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, उसके बाद फिर प्रतिपुष्टि, आपका जो टीचर बैठा रहेगा फीडबैक देगा जो है क्लास में, पीछे बैठ के टीचर जो है आप टीचिंग करेंगे, क्लास में टीचर पीछे बैठ के देखेगा आप कैसे टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचर जो है 6 मिनट आप जब टीचिंग कर लेंगे तो आपका जो है प्रतिपुष्टि फीडबैक देगा। फिर पुनः पाठ योजना बनाएंगे, फिर मतलब पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि होगी, तो कुल टोटल 36 मिनट लगेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, ये कथन किसका है? तो यह कथन जो है रास का है। किसका है? रास साहब का। तो ये प्रस्तावना कौशल किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो प्रस्तावना कौशल ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इसका पूरा डिटेल देखेंगे। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ का प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरसता स्थापित करना है। प्रस्तावना कौशल के घटक निम्नलिखित हैं, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंधित, आदत ज्ञान से तुलना, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति, शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन प्रभाव। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें मिलान के लिए दिया है। तो जैसे एनिमल इंटेलिजेंस के विषय में कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया है? तो ये थॉर्नडाइक साहब ने है। एनिमल इंटेलिजेंस का ऑप्शन नंबर 3 सही है। पुनर्बलन की अनुसूची, पुनर्बलन जो है ये स्किनर साहब हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। सारगर्भिता का नियम, सारगर्भिता का नियम ये गेस्टाल्ट साहब ने दिया है, गेस्टाल्ट ने दिया है। और अनुकूलन का सिद्धांत जो है ये पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? पियाजे ने। अब तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे ए का 3 सही है, बी का जो है ऑप्शन बी का जो है 4 सही है, और सी का 1 सही है, और डी का दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर
डी सही है। एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक साहब ने दिया है। पुनर्बलन अनुसूची स्किनर साहब ने दिया है। सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्ट ने दिया। अनुकूलन का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अब हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, निरंतर का सिद्धांत है। विकास निरंतरता का सिद्धांत है। तो निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध का सिद्धांत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। अंतः संबंध का सिद्धांत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। एकाकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, न केवल वातावरण के कारण, वरन दोनों के अंतःक्रिया के कारण होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन इस लाइन से पूछा जा सकता है और आप लोगों को देखेंगे एग्जाम में यहाँ से इससे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ पूरा 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा और आप लोग देखेंगे यहीं से आप लोगों को सारे 30 के 30 CDP में क्वेश्चन आपको पेपर में यहीं से मिल जाएंगे। और हमने भी जब भी पेपर दिया है CDP में 28, 29, 27 क्वेश्चन जो है सही किया है। तो आप लोग भी 28-30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक बने रहिएगा और आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहेगा और तो हम लगातार 10 CDP प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे और आप लोग 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे हमारे साथ। तो आप लोग देखेंगे यहीं से आपका 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर CDP में आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहेगा तो हम हिंदी और संस्कृत भी कराने का प्रयास करेंगे अपने इस चैनल पे जो है अपने YouTube चैनल पे। तो आप लोग हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। UP टेट के पेपर तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए और आप हमारे साथ UP टेट के पेपर तक जो है जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो ये संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि 86वें संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। तो अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में कब आया था? ये 2002 में आया था। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा और एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे।
इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये दिए थे मैकडूगल साहब ने। अवप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। अवप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल ने दिया था। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मानव शारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखने चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो कोल एंड ब्रूस ने जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा? तो ये चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था को कहा। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? तो यह गिलफोर्ड ने कहा। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये जितने भी ये मनोवैज्ञानिक दिए हैं उनके जो भी थाट है ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है इसको एक अपना नोट्स बना लीजिए और उसको अपना लिख के रख लीजिए। यहाँ से जितने भी साइंटिस्ट ये मनोवैज्ञानिक हैं इनके जो थाट हैं यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। वुडवर्ड के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। जैसे नवीन में वह आ रहा है, वुडवर्ड में वह आ रहा है, तो ये नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। तो कुछ अपना भी ट्रिक लगा के जो है लाइन को तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक के जो थाट हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो एक्सप्लेनेशन जो है जैसे ऑप्शन नंबर ए में ब्रूनर दिया था, तो ब्रूनर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल ये अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, और ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, और गार्डनर जो है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही होगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। समस्या की पहचान करना प्रथम चरण है। परिकल्पना का निर्माण करना दूसरा चरण है। तथ्यों तथा संकलन या आंकड़ा संग्रह, व्यवस्थापन, विश्लेषण ये तीसरे नंबर पर आता है। परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना ये
लास्ट में आता है 4 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बिल्कुल। शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। एकाधिकारवादी ये गलत में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 24 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25। स्मृति स्तर बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये प्रस्तुतिकरण है। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। हार्वर्ड ने स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान की संरचना 5 प्रमुख पदों में विभक्त किया। तो 1 नंबर 1 प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण तथा तुलना, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग। बोध स्तर के सोपान। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मैरिसन हैं। इन्होंने जो है इस प्रतिमान के निम्न सोपान दिए: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण तथा परिपाक व्यवस्था, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों अब ज़्यादा क्वेश्चन हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट 4-5 क्वेश्चन हैं करवा देते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ये अंतःप्रज्ञ अवस्था, इंट्यूटिव स्टेज, अंतःप्रज्ञ अवस्था, ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में 3 स्तरों में बांटा है। नंबर 1 क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। तो ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था, ये जो है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, और ये अंतःप्रज्ञ अवस्था ये नहीं है। तो यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप लोग हमारे साथ पूरा 30 क्वेश्चन तक बने रहिए, और ऐसे ही हमारे साथ पूरा 10 सेट आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। तो मॉरिसन ने जो है बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है। तो ये बोध स्तर हैं: खोज या अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, इसको इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, आत्मीकरण या परिपाक, एसिमिलेशन, और संगठन व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, वाचन, अभिव्यक्तिकरण, रेसिटेशन। तो ये पांच प्रतिमान
हैं जो है मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के 5 प्रतिमान दिए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी जो है पहले ये खोज करेंगे, फिर जो है प्रस्तुतिकरण करेंगे, दूसरे के बाद जो है 1 नंबर आ जाएगा, और उसके बाद जो है आत्मीकरण अथवा परिपाक आत्मीकरण ये तीसरा आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो है संगठन और व्यवस्था बनाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट में जो है वाचन अभिव्यक्तिकरण ये आएगा। तो मॉरिसन के ये 5 प्रतिमान हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये वैल्यूइंग अनुमूल्यन नहीं है। B.S. ब्लूम तथा उनके सहयोगी ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक आई कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये सभी जो है सेट करने के लिए ब्लूम का जो है ये टैक्सोनॉमी आता है सेट करने के लिए, क्रम सेट करने के लिए ज्ञान, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये आप लोगों को क्रम जो है तैयार होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को हमारे साथ पूरे 30 क्वेश्चन तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग 30 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अधिगम का वक्र नहीं है? तो सीखने की मात्रा तथा ये ऑप्शन नंबर सी जो है लंबोत। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व, ये सरल रेखीय वक्र है। समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, इसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। नंबर 2 उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व, इसको घटता निष्पादन वक्र बोलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखिए धीरे धीरे घट रहा है, तो इसको घटता निष्पादन वक्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है नतोदर कनकेव कर्व, बढ़ता निष्पादन वक्र। ये बढ़ता निष्पादन वक्र ये यहाँ शुरू हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ता निष्पादन वक्र नतोदर वक्र बोलते हैं। मिश्रित वक्र, इसको यस शेप वक्र भी बोलते हैं। ये ऐसे बनता है, इसको मिश्रित निष्पादन वक्र बोलते हैं। कर्व ऑफ मिक्स्ड टाइप रिटर्न्स, तो इसको मिश्रित वक्र कॉम्बिनेशन टाइप कर्व बोलते हैं इसको। तो पूरे 30 क्वेश्चन CDP हमारे साथ पूरा कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देखेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप लोग देखेंगे कि 120-130 क्वेश्चन आप लोग पूरा टोटल सही करेंगे। आप हमारे साथ CDP हिंदी, संस्कृत सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।